हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हम आज अपना करने वाले हैं अध्याय 40। नाम क्या है? 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियाँ और प्रशासन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले क्या दे रखा है? 1857 के विद्रोह को कुचल दिए जाने के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास का एक नया दौर आरंभ हुआ और जिसके अंतर्गत भारत के प्रशासन में कंपनी की भूमिका को समाप्त कर दिया गया तथा भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। और परिणाम क्या हुआ? भारत के प्रति ब्रिटिश नीति और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सबसे पहले क्या दे रखा है? 1858 ईस्वी का एक्ट और इंग्लैंड की महारानी की घोषणा। अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम एक्ट पास किया जिसमें क्या था? इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश शासक के नियंत्रण में दे दिया। और उस समय विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी। फिर आगे ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री भारत राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता था। भारत का सरकार का उत्तरदायित्व संभालता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के लिए सर्वोच्च सत्ता बन गई। भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन था? चार्ल्स वुड था। फिर भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा और वायसराय का अर्थ राज मुकुट का प्रतिनिधि। महारानी विक्टोरिया ने एक राज्याज्ञा जारी की और गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगाया और उसमें महारानी की राज्याज्ञा पढ़कर सुनाई जिसमें घोषणा की गई थी कि भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा अब अंग्रेजी राज्य में नए क्षेत्र शामिल नहीं किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया जिससे 1784 में भारत में चल रहा दोहरा नियंत्रण क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटेन के हितों के सामने भारत के हित और अधिक गौण हो गए और औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में ब्रिटिश उद्योगपति सबसे प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभरे। फिर आगे इंग्लैंड में भारत सरकार पर नियंत्रण। भारत सचिव को भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। ब्रिटिश सरकार के अन्य मंत्रियों की तरह वह केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। और क्या था? भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक इंडियन काउंसिल का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य नियुक्त किए गए तथा 1857 ईस्वी के गवर्नर जनरल इंग्लैंड में निर्धारित नीतियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेकर काम करता था। फिर 1870 ईस्वी में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राफ संपर्क स्थापित हो गया और इससे संचार व्यवस्था सुगम हो गई। अब भारत सरकार भारत सचिव के मध्य दैनिक विचार विमर्श संभव हो गया। भाप के इंजनों से चलने वाले जहाजों ने इंग्लैंड और भारत के बीच की यात्रा को क्या कर दिया? यात्रा का समय कम कर दिया। यात्रा करना अब आसान होगा। फिर 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुल जाने से भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए। इससे इंग्लैंड और भारत के बीच अब दूरी कम हो गई थी। फिर ब्रिटिश सरकार को क्या कहा जाने लगा? होम गवर्नमेंट, स्वदेश सरकार कहा जाने लगा। भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार के हित सर्वोपरि हो गए और ब्रिटिश सरकार के हितों को वे लोग निर्धारित करने लगे। फिर भारत सरकार में नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के हाथों में थे। परिषद में गवर्नर जनरल, 4 सामान्य सदस्य और मुख्य सेनापति शामिल थे जिसे कार्यकारी परिषद कहा जाता था। फिर कानून बनाने के लिए एक विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसमें कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त कितने? 6 सदस्य और थे। 1861 में बने एक कानून के तहत कार्यकारी परिषद के सामान्य सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी? 5 कर दी गई और 5वां सदस्य विधि वेत्ता था। फिर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई और कभी कभी ब्रिटिश शासन में निष्ठावान भारतीयों को इस परिषद में मनोनीत किया जाता था और ये भारतीय प्राय राजा, जमींदार और धनी व्यापारी होते थे। फिर 1861 ईस्वी के कानून के तहत प्रांतीय प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन हुए। बंगाल, मद्रास, बम्बई प्रांतों का प्रशासन गवर्नर और 3 सदस्यों की एक कार्यकारिणी
परिषद देखती थी। प्रांतों के लिए स्वतंत्र विधान परिषदें बनाई गई। ऐसी प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त 4 से 8 सदस्य और होते थे। फिर प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों से अधिक सीमित थे। केंद्रीय विधान परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट नामक कानून पास किया। इसके तहत क्या था, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। फिर इस कानून ने कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चयन की मंजूरी दे दी गई। स्थानीय स्वशासन, इसमें क्या था, 1687 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर मद्रास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ और 1842 में बंगाल अधिनियम के द्वारा बंगाल में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का गठन हुआ। 1805 में भारत के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ और 1870 में क्या हुआ, लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए कुछ मदें निर्धारित की गई। रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। फिर 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य के विषय के अंतर्गत शामिल कर दिया गया और इसे हस्तांतरित विषय माना गया। 1853 के बाद शहरों के लिए नगर पालिकाएं बनने लगी। इन नगर पालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन निर्माण क्षेत्रों में जिला बोर्डों का गठन किया। फिर वित्तीय प्रशासन, 1857 के बाद वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। पहले बजट की कोई व्यवस्था नहीं थी। बजट में सरकार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय का और विभिन्न मदों में होने वाले खर्च का अनुमानित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता था। फिर सरकारी आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था प्रारंभ की गई। प्रत्येक स्रोतों से होने वाले अनुमानित आय का ब्यौरा तैयार किया गया। किसने किया था ये? 1860 में विल्सन द्वारा पहली बार आयकर लगाया गया और बजट प्रस्तुत किया गया। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए मुद्रांक शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी नामक कर लगाया गया। फिर ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव के कारण 1882 ईस्वी में चुंगी समाप्त कर दी गई, परंतु राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए 1897 में पुनः चुंगी लगा दी गई। 1860 में आयकर भी लगाया गया, परंतु बाद में उसे समाप्त कर दिया गया। सेना का पुनर्गठन, विद्रोह पुनः न हो इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया। पहले बंगाल, मद्रास, बम्बई प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थी। प्रत्येक प्रांत की सेना में भारतीय सैनिक कंपनी द्वारा भर्ती किए गए यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ियों तथा ब्रिटिश सैनिकों और ब्रिटिश सेना की इकाइयों को मिला दिया गया। फिर 1859 ईस्वी में 59 ईस्वी में प्रांतों की पृथक सेनाओं का एकीकरण किया गया तथा भारत में ब्रिटिश सरकार की समस्त सेना की एक सेनाध्यक्ष के नियंत्रण में लाया गया सेना को। फिर भारतीय सैनिकों को तोपखाने और शस्त्रागारों से अलग रखने का निर्णय लिया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की गई। भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया। बाद में इसे बढ़ाकर 5:2 कर दिया गया। फिर यह व्यवस्था 1914 में प्रथम महायुद्ध प्रारंभ होने तक कायम रही। अपनी स्थिति को अधिक मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। विभिन्न जातियों, क्षेत्रीयताओं आदि के आधार पर रेजिमेंट का गठन किया गया। फिर सिविल सर्विस 1858 ईस्वी के बाद 1853 ईस्वी के अधिनियम द्वारा सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया। फिर 1859 ईस्वी में परीक्षा के लिए आवश्यक अधिकतम आयु कम करके 22 वर्ष कर दी गई, जिसे घटाकर 1877 ईस्वी में लिटर ने कितना 19 वर्ष कर दिया। फिर लॉर्ड डफरिन ने 1886 ईस्वी में चार्ल्स एचिसन के सिविल सेवा पर एक कमीशन का गठन किया। इसे एचिमन्स सिविल सेवा पर एक कमीशन गठन किया। इसे क्या बोलते थे? एचिसन कमीशन के नाम से जाना जाता था। इसने प्रांतीय सिविल सेवा की क्या अनुशंसा की और फिर 1853 में सिविल सर्विस के सदस्यों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाएं जारी होने लगी और ये परीक्षाएं इंग्लैंड में होती थी तथा परीक्षाएं अंग्रेजी
में होती थी। फिर 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक विधेयक पारित किया जिसके अनुसार यह प्रावधान लाया गया कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगहों पर सिविल सेवा परीक्षा साथ साथ होगी। फिर 1912 में सिविल सेवा पर किसने लिंकन कमीशन का गठन किया और इसे रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है। फिर 1923 में लॉर्ड ली के अधीन रॉयल कमीशन का गठन किया। इसने लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की। फिर 1925 में 5 सदस्यीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। महारानी की घोषणा में कहा गया था कि सिविल सर्विस में प्रवेश पाने के लिए भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे। परंतु वास्तव में सिविल सर्विस पर अंग्रेजों का ही एकाधिकार रहा। कई गवर्नर जनरलों ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि भारतीयों को उच्च पदों की नौकरियां नहीं दी जाएगी। फिर 1833 ईस्वी में गवर्नर जनरल रिपन के समय में एक विधेयक पारित किया गया जिसके जरिए भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच का भेदभाव था समाप्त कर दिया गया और इसे क्या बोला, इल्बर्ट विधेयक बोला गया। फिर आगे इस विधेयक में क्या था कि कहा गया कि भारतीय जज भी यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। सिविल सर्विस के लोगों ने और यूरोपीय लोगों ने इस विधेयक का पुरजोर मतलब कि विरोध किया और तथा विवश होकर सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा। 1859 में एक नई प्रशासकीय सेवा आयोग बना और इसमें प्रत्येक वर्ष कुछ भारतीय भर्ती किए जा सकते थे, परंतु नियुक्ति प्रतियोगिता के आधार पर नहीं होती थी। इस सेवा के लिए उन भारतीय परिवारों से भर्ती की जाती थी जिन्हें अंग्रेज अच्छा समझते थे। फिर 1886 के बाद विभिन्न प्रकार की 3 सेवाएं बनी। उनमें एक पुरानी सिविल सर्विस थी जिसे इंडियन सिविल सर्विस ICS का नाम दिया गया। फिर प्रांतों के लिए भी सिविल सर्विस बनी। इसे प्रांतों के आधार पर नाम दिए गए, जैसे बंगाल सिविल सर्विस। इसके अतिरिक्त पेशेवर कामों के लिए भी सेवा का गठन हुआ और उदाहरण के लिए एजुकेशनल सर्विस, शिक्षा सेवा। फिर भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति कैसी थी। 1857 में ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को बनाए रखने की नीति अपनाई और महारानी की घोषणा में वादा किया गया था कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार नहीं किया जाएगा और भारतीय राजाओं के अधिकारों का और उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाएगा। फिर 1857 ईस्वी के बाद भारत 2 भागों में बट गया। एक ब्रिटिश भारत और जिस पर भारत सरकार के जरिए ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष शासन करती थी, तथा दूसरा भारतीय राज्य जिन पर भारतीय राजा शासन करते थे। 1857 के पहले भारत में ब्रिटिश शासन और भारतीय राज्यों के बीच के संबंध इनके बीच हुई संधि के अनुसार अलग अलग किस्म के थे। कुछ अन्य राज्य भारत की ब्रिटिश सरकार के अधीन माने जाते थे। फिर 1858 के बाद संबंध बदल गए, जहाँ एक तरफ यह वादा किया गया कि उन पर कब्जा नहीं किया जाएगा और वहीं दूसरी तरफ उन्हें ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया। फिर भारतीय राज्यों की को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया था। भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च थी। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता 1876 ईस्वी के एक एक्ट में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की पदवी धारण की थी। फिर जिस समय भारत के अनेक क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, उसी समय राज दरबार का आयोजन किया गया। दरबार में शामिल हुए राजाओं ने अपने वैभव का अत्यधिक प्रदर्शन किया। उसी राज दरबार में महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की साम्राज्ञी की पदवी धारण करने की क्या की गई, घोषणा की गई। ये सारा दे रखा है, ऐसे पूरा पढ़ लेना अच्छे से। फिर फूट डालो और शासन करो की ब्रिटिश नीति थी। साम्राज्यवादी देश विजित देश की जनता में फूट डालकर अपने शासन को बनाए रखने का प्रयत्न करता था। जनता में मौजूद मतभेदों का लाभ उठाया जाता है और एक समुदाय को दूसरे से लड़ाकर एक के विरुद्ध दूसरे को समर्थन देकर नए मतभेद किए जाते हैं।
फिर 1858 के बाद अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपना मुख्य शत्रु माना, क्योंकि उन्हें 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए उत्तरदायी समझा गया, जिसका परिणाम क्या हुआ, उन्हें नौकरी देने में उनके साथ भेदभाव किया गया। अफगानिस्तान और बर्मा की प्रतिनीति भारत सरकार की विदेशी नीति ब्रिटिश सरकार की विदेशी नीति का अंग थी और 19वीं सदी का उत्तरार्ध साम्राज्यवादी विस्तार का काल था। उपनिवेशों के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच क्या प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई थी। अफगानिस्तान का राजा कौन? दोस्त मोहम्मद एक योग्य शासक था और अंग्रेजों ने 1839 में अपनी फौज अफगानिस्तान भेजी। इसने दोस्त मोहम्मद की सेना को हराया और उसने एक विरोधी को गद्दी पर बिठाया। साथ ही दोस्त मोहम्मद को बंदी बनाकर भारत लाया गया। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। 1878 में अंग्रेजों ने पुनः अफगानिस्तान पर हमला किया। इस बार भी वे अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम नहीं कर पाए और यहां तक कि वहां अपना रेजिडेंट भी नहीं रख पाए, परंतु अफगानिस्तान की विदेशी नीति पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। 40 साल बाद अफगानिस्तान के नए शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया तथा 1921 में अपने देश को स्वतंत्र करा लिया। और क्या दे रखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। उत्तर पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों के कबीलों के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्राय फौज भेजनी पड़ती थी। फिर सीमावर्ती क्षेत्रों को पंजाब से अलग कर एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बना दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने रेल लाइनें और सड़कें बनाई। बर्मा के राजा ने असम पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने 1824 से 26 में बर्मा के साथ युद्ध कर असम पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर उसी समय अंग्रेजों ने बर्मा के कुछ इलाकों पर अधिकार कर लिया और बर्मा में अपना रेजिडेंट नियुक्त किया। 1852 में अंग्रेजों ने बर्मा पर पुनः हमला किया तथा बर्मा के सभी तटवर्ती प्रांत ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंग बन गए। इस बीच फ्रांस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्यवादी प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था और 1880 के दशक में फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपना शासन स्थापित कर लिया और उन्होंने उत्तरी बर्मा पर प्रभाव बढ़ाना आरंभ कर दिया। फिर फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज क्या हो गए, डर गए और उन्होंने बर्मा के राजा से कहा कि वह बर्मा की विदेश नीति पर उनका नियंत्रण स्वीकार करे और अपनी राजधानी मांडले में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखे। फिर बर्मा ने इस मांग को क्या किया, ठुकरा दिया और अंग्रेजों ने 1885 ईस्वी में बर्मा पर हमला कर उस पर अधिकार कर लिया। बर्मा के लोगों ने अनेक वर्षों तक ब्रिटिश शासन का विरोध किया, लेकिन अंततः बर्मा को ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बना दिया। फिर इस प्रकार 1857 ईस्वी में विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति के अनेक परिवर्तन हुए। भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और इंग्लैंड अपने आर्थिक और साम्राज्यवादी हितों के लिए भारत पर शासन करता रहा। फिर 1857 की लाइसेंस अधिनियम क्या था? 1857 के विद्रोह से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अनुज्ञप्ति व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई। इस अधिनियम के अनुसार बिना लाइसेंस के मुद्रणालय स्थापित नहीं किया जा सकता था और सरकार लाइसेंस को रद्द भी कर सकती थी। यह संकटकालीन अधिनियम था, अतः 1 वर्ष बाद इसे समाप्त कर दिया गया और इसके समाप्त होने पर मेटकोफ के द्वारा बनाए गए नियम ही चलते रहे। फिर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867, इसके द्वारा क्या था कि प्रेस और समाचार पत्रों को प्रतिबंधित न करके उन्हें नियमित किया गया और यह अनिवार्य कर दिया गया कि मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान का नाम अवश्य उल्लेख हो। फिर इसके अतिरिक्त प्रकाशन के 1 माह के भीतर पुस्तक की 1 प्रति सरकार को निःशुल्क देनी आवश्यक थी। वह भी विद्रोह से जुड़े लोगों द्वारा सरकार विरोधी लेखों निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 और 124 ए जोड़ दी, जिसमें राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों को आजीवन निर्वासन व जुर्माने की व्यवस्था की गई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर अध्याय 40 होता है कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों। कल करेंगे हम अपना अगला चैप्टर।